दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। एक्चुअल में हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार उधर वीडियो डाल रहे थे और ये वीडियो इस समय हम लोग जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग एक्चुअल में अपने इस चैनल पे शुरू करने चल रहे हैं। यूपीपीएससी एई का सिलेबस जो है वो हम शुरू करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ करके अच्छे तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर करेंगे, क्योंकि 7 जून को आपका पेपर होने वाला था और आपको फाइनली पता है कि अब ये पेपर पूरी तरह से टल चुका है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक पेपर के होने की संभावना है। तब तक आपका जो ये सिलेबस होगा हम शुरू कर रहे हैं अपने इस चैनल पर। अगर आप लगातार हमसे जुड़ते हैं और जुड़ करके अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो कंटिन्यूअसली हम आपका पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको लगातार देखते रहेंगे। तो आज से हम लोग जो अपना सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं बेसिक थर्मोडायनामिक्स। आपको पता है कि जो बेसिक थर्मोडायनामिक्स है उसका अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का जो सिलेबस है वो काफी लंबा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो अपना बेसिक थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे एक्चुअली। तो बेसिक थर्मोडायनामिक्स में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिस्टम क्या है, बाउंड्री क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, इनके लॉज क्या है, ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो चीज है वो आती है थर्मोडायनामिक्स। हमें ये जान लेना है कि व्हाट इज द थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स एक्चुअल में है क्या। आप इंटर लेवल से इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर हम डिफाइन करें कि थर्मोडायनामिक्स क्या है तो आप यही कहेंगे कि थर्मोडायनामिक्स अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी साइंस है जो कि हीट, वर्क और सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है उनके बीच में रिलेशन डील करता है अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हीट, वर्क और प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम के बीच में जो रिलेशन है उसको डील करने का जो साइंस है दैट इज नोन एज द थर्मोडायनामिक्स। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जो है एक्चुअल में किसी भी फिजिकल सिस्टम की स्टेट या उसकी चेंज ऑफ स्टेट को भी डिफाइन करता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो थर्मोडायनामिक्स है एक्चुअली वो स्टेट या चेंज ऑफ स्टेट को डिफाइन करता है। अगर दूसरे तरीके से आप इसको डिफाइन करें कि व्हाट इज द थर्मोडायनामिक्स, तो आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में थर्मोडायनामिक्स एक बेसिक साइंस है जो कि एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस को रेगुलेट करता है प्लस साथ साथ उसको कंट्रोल करता है। यानी एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस को रेगुलेट करने और उसको कंट्रोल करने का जो साइंस है वो एक्चुअल में है बेसिक थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये जान लिया कि थर्मोडायनामिक्स एक्चुअल में है क्या। तो बेसिक जो थर्मोडायनामिक्स है उस थर्मोडायनामिक्स में हम किन चीजों का की स्टडी करेंगे और वन बाय वन हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब अगर हम बात करें कि लॉज ऑफ बेसिक थर्मोडायनामिक्स, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम इनके सारे लॉज के बारे में दे देंगे ताकि हम फर्दर जो है इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दें। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में देखिए इसमें देयर आर 4 बेसिक लॉज एक्चुअली दैट इज नेम्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली आपको बताता है द कांसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किन चीजों को डील करता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पहला तो बताता है कि डायरेक्शन ऑफ हीट किधर होगी। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में डायरेक्टली बहुत बार पूछा जाता है कि किसी भी सिस्टम में अगर डायरेक्शन ऑफ हीट बतानी है तो किस लॉ से आप एक्सप्लेन करेंगे, तो दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड थिंग इज दैट कि कन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क, यानी वर्क का हीट में, हीट का वर्क में जो कन्वर्जन होता है ये कंसेप्ट भी आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही डील करता है। इसके साथ साथ जो कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी है वो भी आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ही आता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में 3 बेसिक चीजें आती हैं। एक तो डायरेक्शन ऑफ हीट क्या है, कन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क क्या है और कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट आपके जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड देन जीरोथ लॉ। एक्चुअल में क्या हुआ था कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पहले ही खोजा जा चुका था, तब जाकर के जीरोथ लॉ खोजा गया, मींस ये लॉ खोजा गया जो अगला था। तो चूंकि फर्स्ट और सेकंड लॉ खोजे जा चुके थे इसलिए इसका नाम रख दिया गया जीरोथ लॉ। ठीक है, आरएच फॉलर ने 1983 में इसको एक्चुअल में डिस्कवर किया था। तो जो जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स में वो क्या बताता है? तो जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स बताता है कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम,
यानी सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है, ये कंडीशन जो है वो आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। इसके साथ साथ कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो भी आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ लॉ है वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज ये आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये किन चीजों के बारे में बताता है, तो ये बताता है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एंट्रोपी क्या होगी, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में ये आपका जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये डील करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो इसमें इन चारों आपके लॉज में ये ध्यान रखने वाली है वो ये कि ऑल दीज फोर लॉज आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस। दैट मीन्स कि इनको मैथमेटिकली कहीं से प्रूफ नहीं किया गया है, इनको केवल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही प्रूफ किया गया है। और आज तक किसी भी ऐसे एग्जाम्पल में ऐसी चीजों में ये प्रॉब्लम नहीं आई है जहां पे ये चारों लॉज आपके जो हैं वो प्रूफ ना हुए हों। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑल दीज फोर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो इसकी एक शॉर्ट आपको जो है डिटेल मिल गई कि थोड़ी सी क्या है कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या होगा। नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जो कि अब यहाँ से बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट हो रहा है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहेंगे हम। देखिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर आर अ स्पेसिफाइड रीजन ऑफ स्पेस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अगर पदार्थ की एक निश्चित मात्रा को हम ले ले या एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस को हम कंसीडर करें जिस पर हम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, या ये कहिए हीट, वर्क या उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन डील करते हैं, जिस पे उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक्चुअली द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज a fixed quantity of matter or a specified region of space on which we deals the problem or on which we made attention or on which we focused to deals our problems or to deals the relation between heat, work and properties of the system। तो ये जो सिस्टम है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। अगर हम फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर के टर्म में बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है। सिलेंडर और पिस्टन के अरेंजमेंट में यहाँ इसके अंदर गैसेस भरी हैं, तो जो गैसेस हैं एक्चुअल में ये गैसेस एक फिक्स्ड क्वांटिटी में है। कितना क्वांटिटी है ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो जो फिक्स्ड क्वांटिटी है इस मैटर की, अगर हम मैटर के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं सिस्टम को, तो ये फिक्स्ड क्वांटिटी बताती है दिस इज द सिस्टम। क्योंकि हमारा जो बेसिक फोकस होगा या जो हीट या वर्क हम जिसके लिए डील करेंगे वो इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए डील करेंगे, ठीक है। इसलिए ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम कहेंगे दिस इज द सिस्टम। हम इस सिलेंडर पिस्टन को सिस्टम नहीं कहेंगे, इसके अंदर जो एक फिक्स क्वांटिटी रखी गई उसको सिस्टम कहेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर हम रीजन ऑफ स्पेस के टर्म में इसको डिफाइन करें तो देखिए इतना बड़ा बोर्ड हम ले रहे हैं और इतने बड़े बोर्ड में हमने इतना एरिया सिर्फ स्पेसिफाई किया, यानी हमारा जो मेन काम होगा वो इतने पार्ट में हमें करना है। तो हमारे लिए सिस्टम क्या है, ये है इतना पार्ट, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो मेन अटेंशन है वो इतने पार्ट के लिए है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि एक बड़ा सा खेत ले लें और उस खेत में हमें मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पार्ट पे पौधा लगाना है, तो मान लीजिए इतने पार्ट में हमें पौधा लगाना, तो हम इतना बड़ा गड्ढा यहाँ खोदना शुरू कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा फोकस जो होगा वो पूरे खेत में नहीं होगा, कहाँ होगा, जिस पार्ट पे हमें गड्ढा खोदना है। तो वो पर्टिकुलर पार्ट एक रीजन ऑफ स्पेस हो गया, वही रीजन स्पेसिफाइड हमने कर दिया उसको, और वही रीजन ऑफ स्पेस हमारे लिए क्या हो जाता है, सिस्टम हो जाता है। क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस में स्पेसिफाई करी जा रही हैं, डील करी जा रही हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप ये समझिए, जैसे आप एक बड़े से घर में रहते हो, आपके घर में मान लीजिए आप कहते हैं कि ये मेरा घर है। आपके घर कहने का मतलब आपके घर में बहुत सारे बेडरूम्स होंगे और तमाम अलग किचन होंगी, तमाम पार्ट्स होंगे। अगर उस पूरे घर में आपसे हम कहें कि आपका कमरा कौन सा है, तो आपका जो कमरा है एक्चुअली एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रीजन ऑफ स्पेस को बताएगा। यानी आप मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर के किसी एक पर्टिकुलर कमरे में रहते हैं, तो वो पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस है, और पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस जो आपका है वो एक्चुअल में आपका बता रहा है कि वही आपका पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, अपना कोई भी काम कर रहे हैं। ऑल द एक्टिविटीज दैट इज रिलेटेड टू यू बिलोंग्स टू योर रूम। तो वो रूम पर्टिकुलरली आपके लिए क्या हो गया, आपका सिस्टम हो गया,
ठीक है। तो इस तरीके से एक रीजन ऑफ स्पेस में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेचुरली अगर हम ऐसे बात करें तो इतना सारा स्पेस हमारे सामने है, हम इमेजिन कर लें कि एक ऐसे चौकोर टाइप का एक इमेजिनेशन है मेरे दिमाग में, इतना रीजन ऑफ स्पेस हमने स्पेसिफाई कर लिया। तो इतना जो रीजन ऑफ स्पेस हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं एक्चुअल में, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, वो हमारे लिए क्या हो गया, दैट इज द सिस्टम। तो रीजन ऑफ स्पेस के टर्म में इस तरह से डिफाइन करते हैं और फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर के टर्म में इस तरह से डिफाइन करते हैं। दूसरा आप एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक बर्तन ले लिया और इस बर्तन में यहाँ पानी भर दिया, ठीक है। तो पानी जो आपने भरा है, जो ये वाटर कंटेंट आपने इसके अंदर दे रखा है, तो ये फिक्स्ड क्वांटिटी हो गई इसकी। तो ये जो फिक्स्ड क्वांटिटी है ये क्या हो गया आपका सिस्टम। और इसको सरल तरीके से समझना तो ऐसे समझिए, मान लीजिए घर में आपने दाल बनाई, एक कुकर दाल बन गई, तो एक कुकर दाल तो आप नहीं खाओगे, जाहिर सी बात है कि आपको खाने के लिए किसी कटोरी में आप दाल निकालोगे या सब्जी निकालोगे, तो आपका फोकस उस कटोरी वाली दाल के लिए है ना कि पूरे कुकर की दाल के लिए। तो जाहिर सी बात है जो कटोरी वाला पार्ट है जिसमें उतनी दाल रखी हुई है, वही एक फिक्स क्वांटिटी हो गई आपके लिए जिसको आप यूज करेंगे। तो दैट इज द सिस्टम फॉर यू, वही आपके लिए एक्चुअल में सिस्टम है। तो फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर के टर्म में आप इस तरह से सिस्टम को डिफाइन करेंगे और स्पेस के टर्म में इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर आपने इस रीजन को स्पेसिफाई कर लिया कितना ही पार्ट है हमारे लिए, तो आप जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए सिस्टम का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ से दूसरा जो टर्म आता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाद, दैट इज द बाउंड्री। बाउंड्री क्या है? जो हमारा एक रीजन ऑफ स्पेस होता है या जो फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, उसको एक हाइपोथेटिकल एनवेलप के अंदर मान लेते हैं हम। एक इमेजिनरी पार्ट होता है या एक हाइपोथेटिकल एनवेलप मानते हैं जिसके अंदर उस पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस को या उस फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो वो जो एनवेलप है, एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी एनवेलप हम मान रहे हैं जो सिस्टम को इनक्लोज कर रहा है, वही हमारे लिए क्या हो जाएगी, बाउंड्री। अब जैसे देखिए ये पूरा सिस्टम हमने दिस इज द रीजन ऑफ स्पेस हमने मान लिया, हमने ये पार्ट जो डिसाइड किया दिस इज द एक्चुअली एनवेलप। अब ये हो सकता है कि हमारे लिए इमेजिनरी हो या हो सकता है कि हमारे लिए रियल हो। अब यहाँ जैसे आपको ये लाइन स्पष्ट रूप से दिख रही थी, इसका मतलब हमने इसको रियल मान लिया, इसके अंदर हमारा रीजन ऑफ स्पेस है। तो ये जो पार्ट है दिस इज द एनवेलप ऑफ द सिस्टम दैट इनक्लोज दिस पार्ट दैट इज नोन एज द सिस्टम, सॉरी बाउंड्री। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं बाउंड्री। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट इसका जो है, जो इसको इनक्लोज कर रहा है इस क्वांटिटी ऑफ मैटर को, इसको आप बोलेंगे बाउंड्री। तो बाउंड्री वो होती है एक्चुअल में जो भी आपका रीजन ऑफ स्पेस है या फिर फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको वो इनक्लोज करती है, तो उसको आप कहेंगे बाउंड्री। अब टर्म यहाँ बाउंड्री का जरा देखना ये है कि बाउंड्री एक्चुअल में जो होती है वो रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, या फिर फिक्स और आपकी जो है मूवेबल हो सकती है, नॉट द बाउंड्री, दिस इज द मूवेबल, एक्चुअली मूवेबल हो सकती है, या फिर एडियाबैटिक और डायथर्मिक होती है, डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रियल बाउंड्री की बात करें, बाउंड्री अगर स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ रही, दिख रही है तो वो रियल है। अगर दिख नहीं रही, हम एक इमेजिनरी पार्ट मानते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या हो जाएगी, दैट विल बी द इमेजिनरी बाउंड्री। एग्जांपल के लिए समझते हैं कि मान लीजिए हमने अपने सामने एक गोले वाले पार्ट में ऐसे एक मान लिया कि इतना रीजन ऑफ स्पेस हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। अब इतने रीजन ऑफ स्पेस के लिए हमारा एक इमेजिनेशन हो गया, लगभग इतना है, बाउंड्री हमने अपने हिसाब से इमेजिन कर ली। तो ये बाउंड्री जो है एक्चुअली वो इमेजिनरी है। एग्जांपल और समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये पार्ट हम ये कहते हैं कि ये इनलेट वाल्व है, ये इसका आउटलेट वाल्व है, तो जब इनलेट वाल्व में मिक्सचर आएगा, आउटलेट वाल्व में यहाँ से धुआं निकलेगा, तो ये पार्ट जो है धुआं बहुत सारे पार्ट में फैलेगा, लेकिन यहाँ वाले पार्ट में ये हम एक इमेजिनेशन मान रहे हैं, इसलिए ये बाउंड्री हमारे लिए क्या हो गई, इमेजिनरी बाउंड्री। दूसरा पार्ट आपका है फिक्स्ड एंड मूवेबल। फिक्स्ड एंड मूवेबल, ठीक है। फिक्स बाउंड्री की बात करें अगर हम, देखिए अगर मान लीजिए ये कंटेनर हमने लिया और इस कंटेनर में हमने पानी भर दिया, तो इसका जो भी पार्ट है चारों तरफ से वो एक्चुअली फिक्स है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। इस तरह की जो बाउंड्री होती है इसको हम बोलेंगे एक्चुअल में फिक्स्ड बाउंड्री, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका आता है कि बाउंड्री अगर मूवेबल हो जाए, मींस जो बाउंड्री है, जैसे इस पार्ट में हम देखें कि ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये तीनों तो फिक्स हैं, लेकिन इसका ये वाला पार्ट जो है वो आगे पीछे इस तरह से रेसिप्रोकेट कर सकता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह की जो बाउंड्री होगी इसको हम बोलते हैं मूवेबल बाउंड्री।
नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो ये जो है एडियाबेटिक या डायथर्मिक दो तरीके की हो सकती है। एडियाबेटिक बाउंड्री का मतलब है कि ऐसी बाउंड्री जो हीट फ्लो को प्रिवेंट करती है, मींस अक्रॉस दिस बाउंड्री ना तो हीट बाहर जा सकती है ना बाहर से हीट अंदर आ सकती है। अगर ये दोनों ही काम नहीं हो रहा है तो इस तरह की जो बाउंड्री होती है, वॉल होती है, वो आपकी एक्चुअली एडियाबेटिक बाउंड्री कहलाती है। ठीक है, और इस तरह के सिस्टम में जो वॉल्स होती है उसको इंसुलेट कर दिया जाता है। इंसुलेट करने में जो सिस्टम के अंदर की हीट है वो ना तो सराउंडिंग में जाएगी और ना ही सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आएगी। क्लियर हो रही बात? तो ये हो गया आपका एडियाबेटिक सिस्टम। नेक्स्ट आपका डायाथर्मिक। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो बाउंड्री है उसको हम डायाथर्मिक भी ले सकते हैं। डायाथर्मिक कब होगी? अगर ये बाउंड्रीज की जो है हीट एक्सचेंज को अलाउ करती है या हीट फ्लो को अलाउ करती है, यानी फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग या फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, तो ऐसी कंडीशन में जो बाउंड्री होती है दैट इज नोन एज द डायाथर्मिक बाउंड्री। तो बाउंड्री रियल या इमेजिनरी हो सकती है, फिक्स्ड या फिर मूवेबल हो सकती है, एडियाबेटिक या फिर डायाथर्मिक टाइप की हो सकती है। अब ये तो रहा सिस्टम, उसकी बाउंड्री, और अब तीसरा जो टर्म आता है वो है एक्चुअल में सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? एवरीथिंग एक्सेप्ट टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम को छोड़ करके या आउटसाइड ऑफ दिस सिस्टम जो कुछ भी बचता है वो सब आपके लिए क्या है? सराउंडिंग है या एनवायरनमेंट है। जैसे आपने इस रीजन ऑफ स्पेस को डिसाइड किया तो इतना पार्ट आपने सिस्टम कहा, इसके बाहर जो कुछ भी है वो क्या है? सराउंडिंग। इस वाले फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर के टर्म में अगर आप इसको कह रहे हैं तो फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर केवल इतने पार्ट में है और इसको छोड़ करके बाकी इधर 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 जितना पार्ट बचता है वो सब आपका क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, तो जो इफेक्ट होता है सिस्टम और सराउंडिंग का एक दूसरे के साथ, वो इंटरेक्ट भी होता है नहीं भी इंटरेक्ट होता है, वो डिपेंड करता है कि सिस्टम आपका किस तरीके का है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में देखिए यहाँ पे क्लोज्ड सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है, एडियाबेटिक सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे जो कि हम मास और एनर्जी के एक्सचेंज के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पे ये 4 आपके होंगे जो कि हम आपके नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ये बोर्ड पे इतना यहाँ पे स्पेस नहीं है जिससे हम फिगर बना करके आपको एक्सप्लेन कर पाएं, इसलिए हमें नेक्स्ट वीडियो इसका जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको लगता है कि वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम की बात करेंगे। देखने के लिए थैंक यू।